हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके ना। ये आपका लेक्चर नंबर 10 होने वाला है आपके यहाँ पे एसएससी जीडी एग्जामिनेशन के जो हमारे यहाँ पे पीवाईक्यू सीरीज चल रही है उसका। अब जैसा आपको पता है कि हम लोग यहाँ पे पीवाईक्यूज तो सॉल्व कर ही रहे हैं, पर साथ ही साथ हम यहाँ पे पीवाईक्यू जिस भी टॉपिक से आया हुआ है, जो क्वेश्चन जो है उस कंप्लीट टॉपिक को भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। तो अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप जरूर देख लेना, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ उस प्लेलिस्ट को सेव कर लेना, क्योंकि आने वाले जितने भी लेक्चर है सब आपको उसी सेम प्लेलिस्ट में देखने को मिलेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए ये वीडियो। और कोई भी आपको डाउट होता है, कोई सजेशन होता है, तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर यहाँ पे मेंशन कर देना। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट किए अब हम यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं एल्टीट्यूड को मेजर करने के लिए। अब देखो, जो आपके इंस्ट्रूमेंट वाले जो आपके क्वेश्चंस होते हैं ना, ये आपका डायरेक्ट स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है, और ये ज्यादातर आपको एएलपी वाला एग्जाम हो गया या फिर टेक्नीशियन जो आपके एग्जाम्स है उनमें ज्यादातर आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मेजरमेंट के इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड, क्योंकि वहां पे फिजिक्स का जो एक तरीके से आप बोलो वेटेज है ना, वहां पे ज्यादा है। ठीक है, वहीं पे अगर आप दूसरे एग्जाम लोगे, जैसे आपका एनटीपीसी जैसा हो गया एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल, तो वहां पे आपको एक दो कहीं किसी सेट में आपका एक क्वेश्चन आ गया, फिर अगले दो तीन सेट में आया नहीं, फिर आपका आ गया अगली शिफ्ट में। तो इस तरीके से आपका रहेगा। ठीक है, पर यहाँ पे ये जरूर समझना है कि ये इजी क्वेश्चंस रहते हैं, क्योंकि ज्यादातर आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स है ना वो इन्हीं के ही नाम पे ऊपर बेस्ड रहते हैं। जब से अब जैसे आपका एग्जाम्पल है, यहाँ पे एल्टीट्यूड आपको दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर रहेगा वो आपका एल्टी मीटर रहेगा। तो एल्टीट्यूड में जो आपका एल्टी है वही बेसिकली आपका यहाँ पे एल्टी मीटर है। ठीक, और यहाँ पे मेजर जैसा आपको दिख रहा है, यहाँ पे मीटर के तौर पे यहाँ पे मेजर किया जा रहा है, तो उसमें आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब देखो, इसके अलावा आपको यहाँ पे और क्या चीज याद रखनी है कि जो आपका यहाँ पे ये एमीटर है। ठीक है, अब एमीटर हम बेसिकली यहाँ पे यूज करते हैं मेजर करने के लिए स्ट्रेंथ वगैरह को। ठीक है, मेजर करने के लिए किसको मेजर करने के लिए स्ट्रेंथ वगैरह को हम लोग यहाँ पे मेजर करने के लिए यूज करते हैं ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो स्ट्रेंथ आपका इलेक्ट्रिक करंट की क्या स्ट्रेंथ वगैरह है उसको मेजर करने के लिए हम यहाँ पे एमीटर यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सही से लिख भी दे रहा हूँ, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। फिर अगला आपको यहाँ पे दे रखा है एनीमोमीटर। अब देखो, जो आपका एनीमोमीटर है ना, ये बेसिकली आप देखोगे यहाँ पे ये यूज होता है डायरेक्शंस के लिए। ठीक है, डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए, आप बोल सकते हो यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए, इन सब चीजों की वजह से आपका यहाँ पे ये यूज होता है। फोर्स वगैरह मेजर करने के लिए आपका यहाँ पे ये यूज होता है। ठीक है, फिर आपका जो ये बैरोमीटर आपको दे रखा है, तो बैरोमीटर आप यहाँ पे यूज करते हो मेजर करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। ठीक है, तो यहाँ पे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप स्टामा कर सकते हो। वैसे चारों ही इंपॉर्टेंट है, आपको किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ पे याद रखना ये आप यूज करते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर आपको मेजर करना है तो उसके लिए आप यहाँ पे बैरोमीटर यूज करोगे। इसी तरीके से आपका एक होता है यहाँ पे ऑडियोमीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो आपका ऑडियोमीटर होता है, इसको आप यहाँ पे यूज करते हो अगर आपको इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, साउंड की क्या इंटेंसिटी है। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड के लिए आप यहाँ पे यूज करते हो ऑडियोमीटर। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है। ठीक है, आगे मैंने यहाँ पे आपको छोड़ भी रखी है जगह, तो वहां पे हम और थोड़ी चीजें यहाँ पे डिस्कस भी करते रहेंगे। फिर अगला आपका आ जाता है यहाँ पे बोलोमीटर। अब देखो, बोलोमीटर आप यहाँ पे यूज करते हो हीट रेडिएशंस के लिए। ठीक है, हीट रेडिएशंस के लिए आप यहाँ पे यूज करते हो बोलोमीटर, ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है। फिर अगर हम आगे चले, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट रहेगा, जैसे आपका इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे कैथीटोमीटर। अब जो कैथीटोमीटर है, बेसिकली आप यहाँ पे यूज करते हो हाइट्स को मेजर करने के लिए। ठीक है, हाइट्स वगैरह को आप मेजर करते हो, तो उसके लिए आप यहाँ पे ये यूज करोगे। फिर इसी तरीके से ना अलग अलग आपके यहाँ पे सिंपल टर्म्स में अगर आप देखोगे, यहाँ पे जैसे आपका हो गया कोलोरीमीटर। ठीक है, कोलोरीमीटर में आपको यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली आपका यहाँ पे क्या है। तो कोलोरीमीटर आपका यहाँ पे रहेगा कलर्स की इंटेंसिटी देखने के लिए। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ कलर के लिए आप यहाँ पे इसको यूज करोगे। आपको यहाँ पे इसके नाम में ही कलर देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे स्पेलिंग में कहीं पे आपको ये स्पेलिंग दिखेगी कलर की, कहीं पे आपको ये स्पेलिंग दिखेगी, जो भी आप इंग्लिश का वर्जन यूज करते हो, यूएसए और इंग्लैंड वाली, ठीक है, यूके वाली, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी अलग अलग स्पेलिंग्स रहती हैं अलग अलग चीजों की। फिर आपका यहाँ पे रहता है कम्यूटेटर। ठीक है, एक आपका रहता है यहाँ पे कम्यूटेटर। अब कम्यूटेटर बेसिकली यहाँ पे क्या बताता है, यहाँ पे ये बताता है रिवर्स डायरेक्शन। ये आपकी बताता है रिवर्स डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, ये क्या बताता है, ये आपको बताता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट जो है उसकी रिवर्स डायरेक्शन ये बताता है, रिवर्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो ये आपका रहेगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट। ठीक, और साथ ही साथ एक और पॉइंट याद रख लेना इसका, वो है यहाँ पे कि ये कन्वर्ट करता है यहाँ पे एसी से डीसी में। ठीक है, एसी टू डीसी यहाँ पे ये कन्वर्ट करता है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। इसके अलावा कुछ और चीजें हम लोग देख लेते हैं, तो जैसे आपका रहेगा यहाँ पे कायरोमीटर।
अब कायरोमीटर आप यहाँ पे यूज करते हो लो टेम्परेचर को यहाँ पे देखने के लिए, ठीक है। लो टेम्परेचर जब बहुत ज्यादा लो वगैरह यहाँ पे रहता है टेम्परेचर, तब आप इसको यहाँ पे यूज करते हो। फिर अगर हम आगे बात करें यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा, जैसे आपका है यहाँ पे फ्लक्स मीटर, ठीक है। अगला है हमारे पास यहाँ पे फ्लक्स मीटर। अब देखो जो आपका ये फ्लक्स मीटर है, ये आप यूज करते हो मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए। मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए आप यहाँ पे इसको यूज करोगे। फिर इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए अगर आप देखोगे इलेक्ट्रिक करंट के लिए आप यहाँ पे यूज करते हो गैल्वेनोमीटर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर आप यूज करते हो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट के लिए। फिर आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो रहेगा यहाँ पे एक और देख लेते हैं, वो है आपका यहाँ पे डायनामोमीटर। अब डायनामोमीटर बेसिकली आप यहाँ पे यूज करते हो इलेक्ट्रिक पावर के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर के लिए आप यहाँ पे यूज करते हो अपना यहाँ पे डायनामोमीटर, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर के लिए आप यहाँ पे यूज करते हो डायनामोमीटर। इसी तरीके से आपका एक और रहेगा यहाँ पे, एक और देख लेते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, वो है आपका यहाँ पे फेदोमीटर। अब फेदोमीटर जो है आप यहाँ पे यूज करते हो डेप्थ के लिए, ठीक है। ओशन की क्या डेप्थ है इसको फाइंड आउट करने के लिए आप यहाँ पे फेदोमीटर यूज करोगे, ठीक। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको बोल रहे हैं यहाँ पे कि आप हाइट मेजर करने के लिए क्या यूज करते हो। तो अभी हमने यहाँ पे थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे क्या देखा था। तो देखो हमने यहाँ पे एक चीज देख रखी थी यहाँ पे कि जो हाइट वाली चीज, अब देखो ये क्वेश्चन आपका रह गया गलत, ठीक है। क्यों हो गया गलत? क्योंकि आपको यहाँ पे हाइट पूछा, और हाइट के लिए आपका यहाँ पे इनमें से अगर हम देखें थोड़ा बहुत, तो आपका जैसे कायरोमीटर है, ये तो आपका लो टेम्परेचर के लिए होता है, अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया। कोलोरीमीटर आपका जो है वो इंटेंसिटी के लिए होता है ना, इंटेंसिटी ऑफ कलर के लिए आप यहाँ पे यूज करते हो। फिर अब जो ये आपका ये हाइग्रोमीटर है, अब देखो हाइग्रोमीटर जो है आपका, ये आप देखते हो अगर आपको ह्यूमिडिटी का लेवल निकालना है तो आप इसको यहाँ पे यूज करते हो, ठीक है। ह्यूमिडिटी के लेवल अगर आपको निकालना है तो उसके लिए आप यहाँ पे हाइग्रोमीटर यूज करोगे। फिर वहीं पे अगर आपका यहाँ पे हाइड्रोमीटर है, अब हाइड्रोमीटर आप बेसिकली यूज करते हो रिलेटिव डेंसिटी निकालने के लिए। रिलेटिव डेंसिटी निकालने के लिए आप यहाँ पे यूज करते हो। और रिलेटिव डेंसिटी किसकी? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड, क्योंकि हाइड्रो आ गया ना, हाइड्रो मतलब क्या होता है? पानी होता है, लिक्विड होता है ना। तो ये चीज याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे ये हाइट आपको दे रखा है, हाइट के लिए हमने यहाँ पे भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, वो आपका कौन सा मीटर था? तो वो था आपका यहाँ पे कैथीटोमीटर, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ हाइट दे दिया, अगर ये ओशन की डेप्थ वगैरह इस तरीके से कुछ देते तो आपका अलग आंसर होता। तो हर एक चीज के लिए आपका यहाँ पे अलग चीज रहेगी, हर एक के लिए आपका अलग आंसर रहेगा, तो उससे यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। अब यहाँ पे मैंने अलग से चीज बता दी, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि हमसे हाइट मेजर करने का बोला जा रहा है। तो उस केस में आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कैथीटोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे अलग से बस मुझे यहाँ पे बताना था, तो वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। इसके अलावा फिर अगर हम यहाँ पे देखें, तो देखो यहाँ पे आगे हम बात करते हैं, जैसे आपका अगला आता है यहाँ पे लेक्टोमीटर। अब जो आपका ये लेक्टोमीटर है, ये आप यूज करते हो डेंसिटी निकालने के लिए मिल्क की, ठीक है। मिल्क की डेंसिटी निकालने के लिए आप यहाँ पे ये लेक्टोमीटर यूज करते हो। या तो आप ये बोल सकते हो सेंटेंस में, या फिर आप बोल सकते हो प्यूरिटी निकालने के लिए, ठीक है। प्योरिटी ऑफ मिल्क के लिए आप यहाँ पे लेक्टोमीटर यूज करते हो, ठीक है। ये आपको याद रखना है। फिर अगला आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा मैनोमीटर। अब जो ये मैनोमीटर है, ये आप यूज करते हो यहाँ पे प्रेशर निकालने के लिए गैसेस के लिए, ठीक है। प्रेशर ऑफ गैसेस को फाइंड आउट करने के लिए आप यहाँ पे मैनोमीटर यूज करते हो। इसी तरीके से आपका होता है यहाँ पे एक मैक मीटर। मैंने आपको यहाँ पे थोड़े टाइम पहले आपको बता रखा है कि जो आपकी मैक स्पीड वगैरह रहती है, 1 से ज्यादा, जीरो मतलब आपकी 5 से कम, 5 से ज्यादा, 1 से लेके 5 के बीच में, ये सब मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। तो ये जो है आपका मैक मीटर, ये आप यूज करते हो यहाँ पे जब आपको स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट बताना हो, ठीक है। कि वो सुपरसोनिक है, सबसोनिक है, आपका इस तरीके से जो आपको यहाँ पे चीजें बता रखी थी ना, तो वो सब यहाँ पे आप इसकी वजह से ही आप यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है। और ये आपका आप एक तरीके से समझो कि आप यहाँ पे साउंड का यूज कर रहे हो, ठीक है। साउंड के हेल्प से आप यहाँ पे स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट आप बता रहे हो मैक मीटर के हेल्प से, ठीक है। तो यहाँ पे साउंड का भी यहाँ पे यूज हो रहा है। फिर अगला अगर हम देखें यहाँ पे, तो ओम मीटर आ जाता है। अब ओम मीटर जो है यहाँ पे, ये आपको यूज करने के आप मतलब एक तरीके से आप यहाँ पे यूज करते हो इसको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की वजह से। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की वजह से आप यहाँ पे यूज करते हो। बाकी आपको ओम्स फॉर्मूला पता होगा, मैंने आपको पहले बता रखा है, V इज इक्वल्स टू आई आर, है ना। ये आपको मैंने पहले बता रखा है, यहाँ पे वोल्ट इज इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो ये हमने यहाँ पे पहले भी डिस्कस कर रखा है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे अगला यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट रहेगा, जैसे अपना हो गया यहाँ पे पेरिस्कोप, ठीक है। अब पेरिस्कोप जो है, ये आप यहाँ पे यूज करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे ये यूज होता है आपका सबमरीन में, ठीक है। सबमरीन में आपका यहाँ पे यूज होता है, यूज्ड इन सबमरीन। अब बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे ये यूज करते हो आप चीजों को देखने के लिए अबव सी लेवल, अबव सी लेवल, ठीक है। तो सी लेवल, जैसे मान लो आपकी सबमरीन डूबी हुई है,
तो आप देखते हो ना एक छोटा सा हिस्सा आपका यहाँ पे ओशन के ऊपर, ऐसे आपने कोई मूवी वगैरह या फिर कोई भी एनीमे या फिर कोई भी कार्टून वगैरह भी अगर देखा होगा, तो कहीं पे भी अगर आपकी सबमरीन का यहाँ पे सीन आया होगा तो वहां पे वो दिखाते हैं हमेशा कि जो आपकी सबमरीन है उसका थोड़ा सा हिस्सा ना ऊपर की तरफ रहता है। तो वो एकदम बहुत ज्यादा छोटा सा रहता है, आपको लगेगा कि यहाँ पे वो एक तरीके से जो चीजें वो देख रहे होते हैं ना अंदर से खड़े होके, तो वो जो हिस्सा रहता है उसको हम बेसिकली बोलते हैं पेरिस्कोप, जिसकी वजह से आप चीजों को अंदर से, मतलब सबमरीन के अंदर से आप यहाँ पे चीजों को बाहर देख सकते हो। ठीक है, जो भी चीज आपकी बाहर है प्रेजेंट, उसको आप देख सकते हो अबव सी लेवल। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर इसके अलावा आपका यहाँ पे रहेगा इंपॉर्टेंट फोटोमीटर। ठीक है, फोटोमीटर, अब फोटोमीटर आप यहाँ पे यूज करते हो कंपेयर करने के लिए ऑब्जेक्ट की क्या ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। ठीक है, कितने ज्यादा वो ब्राइटनेस उनकी है, वो सब बेसिकली आप यहाँ पे कंपेयर करने के लिए आप इनको यहाँ पे यूज करते हो। ठीक है, ब्राइटनेस वगैरह को यहाँ पे देखने के लिए यहाँ पे इसको यूज किया जाता है, ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है। ठीक, इसके अलावा अगर हम आगे बात करें तो नेक्स्ट अपने पास आ जाते हैं यहाँ पे पायरोमीटर। अब जो यहाँ पे ये पायरोमीटर है इसको हम लोग यूज करते हैं हाई टेम्परेचर के लिए। ठीक है, अब जैसे कायरोमीटर था वो हम लोग यूज करते हैं लो टेम्परेचर के लिए, ये आपका यूज रहेगा यहाँ पे हाई टेम्परेचर के लिए, ये आपको याद रखना है। ठीक, फिर इसके अलावा आप यहाँ पे आगे अगर हम चले तो अगला हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे वेव मीटर। अब वेव मीटर जो है ये आप यहाँ पे यूज करते हो वेवलेंथ निकालने के लिए। ठीक है, वेवलेंथ वगैरह को फाइंड आउट करने के लिए, और वो भी आपकी यहाँ पे रेडियो वेव की। ठीक है, रेडियो वेव वगैरह की। फिर अगर हम आगे जैसे यूज करते हैं यहाँ पे वॉट मीटर। अब वॉट मीटर जो है यहाँ पे आपको पता है वॉट किसकी यूनिट होती है, पावर की होती है ना। तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं इसको पावर निकालने के लिए इलेक्ट्रिक करंट की। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की क्या पावर वगैरह है उसके लिए हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं, ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। फिर अगले क्वेश्चन पे चले तो अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं यहाँ पे कि डेंसिटी ऑफ मिल्क के लिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज करते हैं, तो अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं लैक्टोमीटर, बाकी तीनों हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके अलावा जो आपके इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे आपका है यहाँ पे स्टेथोस्कोप। ठीक है, अब ये आपने देखा होगा डॉक्टर्स वगैरह के पास यहाँ पे रहता है, जो कान में लगा के वो आपकी हार्ट बीट वगैरह यहाँ पे जो सुनते हैं। तो यहाँ पे ये हार्ट बीट के लिए आप बोल सकते हैं एक तरीके से यहाँ पे इसको यूज किया जाता है। ठीक है, हार्ट बीट्स के लिए, और ये आपके डॉक्टर्स वगैरह यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपका एक रहता है बीपी वगैरह फाइंड आउट करने के लिए, तो इसका प्रोनाउंसिएशन बड़ा अलग है, तो यहाँ पे इसको प्रोनाउंसिएशन कर लेना है इसका। ठीक है, ये आप यहाँ पे यूज करते हो बीपी को फाइंड आउट करने के लिए, बीपी मतलब होता है ब्लड प्रेशर वगैरह। ठीक है, ये भी आपका डॉक्टर्स वगैरह के पास ही रहता है। फिर आपको एक देखने को लेगा यहाँ पे विस्कोमीटर। ठीक है, अब विस्कोमीटर आप यहाँ पे यूज करते हो विस्कोसिटी निकालने के लिए, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड के लिए आप यहाँ पे इसको यूज करते हो, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा जो आपको याद रखना है। इसी तरीके से आपका एक रहता है यहाँ पे टोनोमीटर। अब टोनोमीटर आप यहाँ पे यूज करते हो साउंड की क्या पिच वगैरह है उसको फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, पिच ऑफ अ साउंड के लिए आप यहाँ पे इसको यूज करोगे तो ये आपका रहेगा। ठीक है, तो ये आपके कुछ और आपके इंपॉर्टेंट है जो हमें यहाँ पे डिस्कस करने के लिए, वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब इसके अलावा देखो थोड़ी बहुत चीजें हम थोड़ी और देख लेते हैं। अ, जैसे हम लोग देख लेते हैं, मैंने आपको बताया था यहाँ पे कोलोरीमीटर ऑलरेडी बता चुका हूं, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कैलोरीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे कोलोरी नहीं है, अब यहाँ पे ये आपका है कैलोरी। अब कैलोरी जो है ये बेसिकली आप यहाँ पे मेजर करते हो इससे क्वांटिटी। ठीक है, किसकी क्वांटिटी मेजर करते हो, मेजर करते हो आप बेसिकली, पहले तो याद रखो हम लोग मेजर करते हैं इसके थ्रू क्वांटिटी, और किसकी क्वांटिटी ऑफ हीट। ठीक है, हीट की क्या क्वांटिटी वगैरह है वो हम यहाँ पे इसके थ्रू मेजर करते हैं, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, फिर इसके अलावा अगर हम आगे देखें तो अगला हमें यहाँ पे देखने को मिलता है अल्ट्रा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ अल्ट्रासोस्कोप। ठीक है, अल्ट्रासोनोस्कोप। अब यहाँ पे ये जो है बेसिकली आप इसको यूज करते हो यहाँ पे अल्ट्रासोनिक साउंड को मेजर करने के लिए। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो इसके यूजेस वगैरह को देखने के लिए। तो यहाँ पे याद रखना मेजर करने के लिए आप यहाँ पे यूज करते हो अल्ट्रासोनोस्कोप, किसके, अल्ट्रासोनिक साउंड के लिए। ठीक है, अल्ट्रासोनिक साउंड वगैरह के लिए, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर अगर हम आगे बात करें, जैसे आपको पता होगा यहाँ पे स्पीडोमीटर होता है आपके यहाँ पे व्हीकल वगैरह में, है ना। तो स्पीडोमीटर में आप बेसिकली क्या देखते हो, यहाँ पे आप मेजर करते हो स्पीड को, मेजर करते हो आप किसकी, यहाँ पे स्पीड को ऑफ व्हीकल। जो आपकी गाड़ियों में भी आपको देखने को मिलता है ना कि यहाँ पे आप इतनी स्पीड से चल रहे हो, उसको हम बेसिकली यहाँ पे स्पीडोमीटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे पता चल गया। फिर बैरोमीटर आपका इंपॉर्टेंट है तो इसको बिल्कुल भी यहाँ पे प्लीज भूलना नहीं। इसके अलावा आपका एक रहेगा यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है, वो है आपका यहाँ पे मैग्नेटोमीटर। अब मैग्नेटोमीटर आप यहाँ पे यूज करते हो मेजर करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मेजर करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड मेजर करने के लिए आप यहाँ पे इसको यूज करोगे, तो ये चीज भी आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। ठीक, फिर और थोड़ा अगर हम यहाँ पे देखें तो देखो ज्यादातर चीजें तो हम यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं।
और 2-3 अगर मुझे ऐसे याद आ जाए, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपका माइक्रोस्कोप तो हमें पता ही होगा। माइक्रोफोन है जैसे आपका, ठीक है? अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि ना, अब यहाँ पे जो आपकी एनर्जीज होती है वो आपकी कन्वर्ट रहती है माइक्रोफोन में। तो जैसे माइक्रोफोन में आप क्या करते हो, आपकी साउंड वेव जो है, ठीक है, साउंड वेव आपकी कन्वर्ट होती है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशंस में, ठीक है? इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशंस में आपकी साउंड वेव क्या होती है, यहाँ पे कन्वर्ट होती है, ठीक है? तो यहाँ पे ये चीज याद रखना, आपका ये है माइक्रोफोन के अंदर, ठीक है? माइक्रोफोन के अंदर हमें यहाँ पे ये चीज देखने को मिलती है। इसी तरीके से जो आपका ये माइक्रोस्कोप है, तो माइक्रोस्कोप आप यहाँ पे यूज करते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करने के लिए, ठीक है? मैग्नीफाई एन ऑब्जेक्ट। तो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को आपको अगर मैग्नीफाई करना है, बड़ा बड़ा देखना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे आप यहाँ पे माइक्रोस्कोप का यहाँ पे यूज करोगे, ठीक है? तो यहाँ पे ये चीज याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। फिर बाकी गैल्वेनोमीटर आपको मैं ऑलरेडी बता दिया यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। और आपका यहाँ पे हाइड्रो, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया यहाँ पे, वो भी हम देख चुके हैं। एक आप यहाँ पे लिख सकते हो यहाँ पे हाइड्रोफोन, ठीक है? हाइड्रोस्कोप तो हमने पहले डिस्कस कर लिया, पर हाइड्रोफोन लिख लेना यहाँ पे। तो इस ये हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे साउंड को मेजर करने के लिए अंडर वाटर, ठीक है? टू मेजर साउंड अंडर वाटर, ठीक है, अंडर वाटर। तो यहाँ पे ये भी आपका रहेगा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहाँ पे याद रखना है। तो इन 3 क्वेश्चन के थ्रू हमने यहाँ पे जितने इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं, तो वो हमने यहाँ पे देखे। और एक लास्ट चलो और लिख लो, जैसे आपका हो गया यहाँ पे, नाम से ही आपको पता चल जाएगा, ये है आपका यहाँ पे सेलिनोमीटर। अब सेलिनोमीटर बेसिकली आप यहाँ पे यूज करते हो सैलिनिटी निकालने के लिए, ठीक है? कि वाटर में कितना ज्यादा सेलाइन है, या फिर कितना ज्यादा वाटर सेलाइन है, कितना ज्यादा नमक उसमें आप बोल सकते हो एक तरीके से मिला हुआ है सिंपल टर्म्स में। तो उसके लिए आप यहाँ पे इसका यूज करते हो, ठीक है, मेजर करने के लिए सैलिनिटी का। ठीक, तो ये आपका रहेगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट, आपका एक पॉइंट। तो ये हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चन के साथ इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हमने यहाँ पे सब डिस्कस कर लिए। कोई डाउट होता है तो जरूर आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लोअर हाउस को हम लोग यहाँ पे किस नाम से जानते हैं रशियन पार्लियामेंट के, ठीक है? अब देखो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, पर अब यहाँ पे अगर आया हुआ है तो आपको बस पता होना चाहिए, तो वो सब मैं आपको यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है? अब जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया का तो हम पहले भी यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। जैसे आपका यहाँ पे जो लोअर हाउस होता है उसको लोकसभा बोलते हैं, अपर हाउस को राज्यसभा बोलते हैं। अगर हम पार्लियामेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, वहीं पे आपका लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल आपका हो जाता है लोअर और अपर हाउस। अगर हम स्टेट लेजिस्लेचर की बात करते हैं तो, ठीक है, विधानसभा, विधान परिषद वगैरह जो हम यहाँ पे पहले भी हम लोग यहाँ पे बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। पर यहाँ पे देखो, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पाकिस्तान के रिस्पेक्ट में, ठीक है, पाकिस्तान के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि नेबरिंग कंट्री है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो लोअर हाउस आपका रहेगा यहाँ पे नेशनल असेंबली, ठीक है, नेशनल असेंबली आपका है यहाँ पे लोअर हाउस। और अपर हाउस को ये लोग बोलते हैं सेनेट, ठीक है? तो यहाँ पे ब्रिटिश जो टर्म है वही बेसिकली यहाँ पे ये यूज करते हैं। पर वहीं पे अगर हम ब्रिटेन की बात करें, तो ब्रिटेन में जो आपका लोअर हाउस होता है उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है? वो लोग बोलते हैं वहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन्स। वहीं पे जो आपका अपर हाउस है उसको ये लोग बोलते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ठीक है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं जर्मनी की, तो जर्मनी में यहाँ पे 2 टर्म आपको याद रखनी है। एक है आपका यहाँ पे बूंडस्टैग, और दूसरा आपका है यहाँ पे बुंड्सरैट, ठीक है? यहाँ पे एक है स्टैग और एक है रैट, ठीक है? इस तरीके से आप यहाँ पे 2 टर्म याद रख लेना। फिर अगर हम यहाँ पे आगे बात करते हैं यहाँ पे स्विट्जरलैंड की, ठीक है? तो स्विट्जरलैंड आपको यहाँ पे याद रख लेना है। स्विट्जरलैंड में आपके यहाँ पे दोनों चीजें आपको पता होना चाहिए। एक तो आपका हो गया यहाँ पे फेडरल असेंबली आपका हो गया, ठीक है? एक आपका हो गया यहाँ पे फेडरल असेंबली, दूसरा आपका हो गया यहाँ पे काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है? तो यहाँ पे ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको यहाँ पे बिल्कुल भी यहाँ पे आपको भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से आपका यहाँ पे अगला रहेगा यहाँ पे भूटान, ठीक है? अब भूटान में अगर हम बात करें, तो जो आपका यहाँ पे नेशनल असेंबली है, ठीक है, यहाँ पे जो आपका नेशनल असेंबली मतलब यहाँ पे जो लोअर हाउस है, इसका एक अलग से भी एक नाम है, तो वो भी मैं लिखवा दूंगा। तो लोअर हाउस आपका है नेशनल असेंबली, और अपर हाउस है आपका यहाँ पे नेशनल काउंसिल, ठीक है? और यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं होगदो, ठीक है? तो यहाँ पे ये आपकी जो शुरू के वर्ड्स हैं ये आपके साइलेंट रहते हैं, ठीक है? लेटर्स जो हैं आपके साइलेंट रहते हैं। फिर इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे चलते हैं नेपाल की तरफ, तो नेपाल में जो अगर हम बात करें पार्लियामेंट को बोला जाता है यहाँ पे राष्ट्रीय राष्ट्रीय पंचायत, ठीक है? पार्लियामेंट का यहाँ पे नाम है राष्ट्रीय पंचायत। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि इसके 2 हाउसेज जो हैं अपर और लोअर हाउस, इसको हम लोग बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, और आपका नेशनल असेंबली, ठीक है, नेशनल असेंबली।
ठीक है, तो ये आपके हैं अपर और लोअर हाउस। तो ये आपको यहाँ पे याद रखने हैं। और इसका यहाँ पे एक और नाम है, वो है आपका यहाँ पे प्रतिनिधि सभा। ठीक है, प्रतिनिधि सभा। ठीक है, जैसा आपको पता है कि वो भी एक तरीके से यहाँ पे, वहाँ पे भी हिंदी वगैरह, यहाँ पे नेपाली वगैरह यहाँ पे बोली जाती है। तो उसके वजह से आपको यहाँ पे थोड़े वर्ड्स हिंदी के भी आपको थोड़े देखने को मिलेंगे। फिर अगला आ जाता है हमारे पास यहाँ पे डेनमार्क। ठीक है, अब डेनमार्क भी आपका एक इम्पॉर्टेंट रहेगा। और डेनमार्क से रिलेटेड हमने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस की हैं, जैसे आपकी स्टेट्स वगैरह हमने यहाँ पे डिस्कस किया, और भी आपकी जो कंट्रीज है बाल्टिक नेशन जैसे आपके और भी आपकी कंट्रीज थी, वो सब हमने यहाँ पे डिस्कस किए। इसी तरीके से आपको यहाँ पे ये सब चीज़ें भी पता होना चाहिए कि लोअर और अपर हाउस को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे आ जाता है रशिया। तो रशिया की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हम लोग बोलते हैं यहाँ पे लोअर हाउस को डूमा, और अपर हाउस को यहाँ पे फेडरल काउंसिल। फेडरल काउंसिल। ठीक है, तो ये याद रखना है। फिर इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे जो आपका फ्रांस है, ठीक है, फ्रांस का यहाँ पे जो अपर हाउस है इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे सेनेट, और लोअर हाउस को हम लोग बोलते हैं नेशनल असेंबली। तो एक तरीके से यहाँ पे आप समझो कि पाकिस्तान ने जो नाम ले रखे हैं वो आपके फ्रांस से ही मिलते जुलते हैं। ठीक है, फिर ईरान में आपका जो पार्लियामेंट है इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे मजलिस। ठीक है, पार्लियामेंट को हम लोग बोलते हैं मजलिस। और जो आपका यहाँ पे बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश में पार्लियामेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं जातीय संसद। ठीक है, जातीय संसद। ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है। फिर इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे, तो नॉर्वे में हम लोग यहाँ पे पार्लियामेंट को आप बोलोगे यहाँ पे बोलते हैं स्टॉर्टिंग। ठीक है, ये आपका पार्लियामेंट की टर्म है। ठीक है, लोअर अपर हाउस की टर्म नहीं है, कंप्लीट पार्लियामेंट की टर्म्स है। फिर स्पेन में आप जाओगे तो यहाँ पे स्पेनिश के टर्म्स में आपको देखेगा द कोर्टेस जेनेरल्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये याद रखना। अब यहाँ पे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो भी आपका इससे ही रिलेटेड बेसिकली यहाँ पे होने वाला है ये भी। तो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि जापानीज पार्लियामेंट को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो याद रखना है इसको हम लोग बोलते हैं डाइट। ठीक है, डाइट के नाम से हम लोग जानते हैं। ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है। इसके अलावा देखोगे आप यहाँ पे, तो जो आपका नेसेट है इसको, ये बेसिकली आपका पड़ता है यहाँ पे इसराइल में। ठीक है, ये आपका पड़ता है कहाँ पे, तो ये आपका पड़ता है यहाँ पे इसराइल वगैरह में। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसराइल आपकी हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो आपको पता होना चाहिए। फिर जो आपका यहाँ पे मालदीव्स है, ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे मजलिस, आपका यहाँ पे पार्लियामेंट का यहाँ पे नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये आपका है मजलिस। ठीक है, ये आपका ZLIS है। और वो वाला आपका ईरान वाला था मजलिस। ठीक है, वो आपका यहाँ पे जे था। फिर अगला आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे अफगानिस्तान। तो यहाँ पे आपका है शोरा। ठीक, फिर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा म्यांमार। अब म्यांमार में बहुत ज़्यादा अलग आप बोल सकते हो यहाँ पे स्पेलिंग है यहाँ पे, तो इसको एक बार खुद प्रोनाउंसिएशन आप कर लेना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गलत प्रोनाउंसिएशन हो सकती है। ठीक, वरना आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो भी सबसे अलग नाम रहेगा वो आपका रहेगा यहाँ पे म्यांमार वगैरह का। ठीक, इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो इम्पोर्टेंट जैसे रहेगा आपका यहाँ पे कनाडा भी हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा न्यूज़ है, इंडिया के रिलेशंस इसके साथ बहुत ज़्यादा खराब भी हो चुके हैं इन्हीं की वजह से, कनाडा की वजह से। तो यहाँ पे आपको हाउस ऑफ कॉमन्स देखने को मिलता है। हाउस ऑफ कॉमन्स आपको देखने को मिलता है, और दूसरा आपको यहाँ पे सेनेट देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी आपका क्या है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। ठीक, फिर बाकी तो देखो पार्लियामेंट ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे अब आपका यहाँ पे पार्लियामेंट डिस्कस करने का यहाँ पे ऐसा कुछ और बचा नहीं है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। बाकी आपको यहाँ पे पता होगा, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे, इंटरनेशनल बाउंड्रीज वगैरह है ना। तो यहाँ पे हमने देखे था, जैसे आपका यहाँ पे 17 था, आपका यहाँ पे 20 हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, 22 हमने यहाँ पे देखा था, 31 हमने देखा था, और आपका यहाँ पे 38 और 49 हमने देखा था। ठीक है, तो ये सब आपके यहाँ पे इंटरनेशनल बाउंड्रीज में आपको यहाँ पे अब बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमने पहले ही ऑलरेडी यहाँ पे देख रखी हैं, पर मैं आपको यहाँ पे वापस से बता दे रहा हूँ। 17 वाला आपका यहाँ पे साउथ एंड नॉर्थ वियतनाम में हमें यहाँ पे देखने को मिला था, है ना, ये तो आपको यहाँ पे पता ही है। फिर आपका यहाँ पे जो 20 वाला था, ये आपका लीबिया और आपके सूडान के बीच में आपको यहाँ पे देखने को मिला था। फिर 22 आपको यहाँ पे इजिप्ट में और आपके यहाँ पे सूडान के बीच में आपको ये देखने को मिला। 25 वाला जो है आपका यहाँ पे माली और मॉरिटानिया के बीच में आपको यहाँ पे ये देखने को मिला। और ये सब आपकी बेसिकली पैरेलल लाइंस है। ठीक है, जो आपके लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड वाली जो चीज़ रहती है ना, वो वाली है चीज़ें हैं ये। ठीक है, और 38 जो है आपका यहाँ पे, ये आपका साउथ और नॉर्थ कोरिया के बीच में देखने को मिला, साउथ एंड नॉर्थ कोरिया के बीच में देखने को मिला। ये सब हम यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 49 आपका यहाँ पे यूएसए एंड कनाडा के बीच में देखने को मिला। ठीक है, तो ये तो हम यहाँ पे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बाकी आपकी जो फेमस लाइंस वगैरह हैं, ये तो आपकी है पैरेलल, ये सब आपकी थी पैरेलल जो मैंने आपको यहाँ पे लिखवाई हैं।
ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बाकी आपकी जो नाम के ऊपर जो लाइन बनी है, जैसे रेड क्लिफ लाइन है, डूरंड लाइन है ना, जो डूरंड कमीशन की वजह से बना, फिर हिंडनबर्ग लाइन है, तो ये सब हम यहाँ पे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ब्लू वाटर, रेड आपका जो कहाँ पे है, इसराइल से रिलेटेड आपका यहाँ पे जो लेबनान से कनेक्ट करता है। फिर आपका यहाँ पे ब्लू लाइन कहाँ है, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये सब चीज़ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फिर आपके कुछ चैनल्स थे यहाँ पे, 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप मालदीव को अलग करता है, 10 डिग्री चैनल आपका अंडमान एंड निकोबार को अलग करता है। तो ये तो हम यहाँ पे पहले भी यहाँ पे चीजें देख चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनको तो बिल्कुल भूलना नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे पिछले लेक्चर जरूर देख लेना। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है कि हु डिस्कवर्ड एक्सरेज। अब देखो, जिसने भी यहाँ पे ये एक्सरे डिस्कवर किया है ना, तो उनको यहाँ पे नोबेल प्राइज भी मिला था। सबसे पहला नोबेल प्राइज उनको फिजिक्स में मिला था एक्सरेज की डिस्कवरी की वजह से ही। और उनका नाम क्या है यहाँ पे, रॉन्गटेन उनका यहाँ पे नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, एकदम करेक्ट हो जाएगा। 1895 में इन्होंने यहाँ पे ये खोज की थी, और आपको पता है आपके नोबेल प्राइज आपके 1901 से शुरू हुए थे, है ना। तो ये तो आपको यहाँ पे पता ही होगा। फिर अगर हम आगे बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है, अब जैसे आपको दे रखा है यहाँ पे डेल्टन, डेल्टन ने यहाँ पे ढूंढा था, डिस्कवरी करी थी एटम की, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपको दे रखा है यहाँ पे न्यूटन, तो न्यूटन के थे यहाँ पे लॉज ऑफ मोशन वगैरह, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतनी ही चीजें थी, और भी बहुत थी, पर आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ उतना आप यहाँ पे जरूर इसको नोट डाउन कर लेना। फिर आपका जो मेंडलीफ है, ठीक है, जो आपके मेंडलीफ थे, इनका यहाँ पे था पीरियोडिक टेबल, जो अभी भी हम यहाँ पे थोड़ा फॉलो करते हैं, है ना। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर अगर हम आगे देखें यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीजें अब आगे रहेंगी, जैसे आपके हैं यहाँ पे जीएस ओम। अब जीएस ओम जो है यहाँ पे बेसिकली इन्होंने दिया था यहाँ पे लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ठीक है, लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इन्होंने यहाँ पे दिया था। तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। फिर इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी किसने दी, अगर आपसे ये पूछा जाता है रेडियो एक्टिविटी यहाँ पे किसने दी, अगर आपसे ये पूछा जाए, तो ये है आपके यहाँ पे हेनरी बैक्वेरेल, हेनरी बैक्वेरेल, ठीक है, तो याद रखना। फिर आपके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वो है आपके यहाँ पे जे जे थॉमसन, ठीक है, जे जे थॉमसन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फिर रेडियम की खोज किसने करी थी, तो रेडियम की खोज करी थी यहाँ पे क्यूरी ने, ठीक है, जिनको यहाँ पे 2 नोबेल प्राइज मिले थे, हमने यहाँ पे ये भी डिस्कस कर रखा है पहले भी। फिर आपका जो डायोड बल्ब है, ठीक है, डायोड डायोड बल्ब जो है यहाँ पे उसकी खोज किसने करी थी, यहाँ पे पहले मैं लिख दूं। तो जो आपका यहाँ पे डायोड बल्ब है, इसकी खोज करी थी यहाँ पे फ्लेमिंग ने, ठीक है। तो ये भी आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से आपके यहाँ पे जो आइंस्टीन है, ठीक है, आइंस्टीन जो है, इन्होंने खोज करी यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इन्होंने यहाँ पे खोज करी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। फिर इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे जैसे प्रोटॉन हो गया, प्रोटॉन का यहाँ पे जो नाम है बेसिकली आपको दिखेगा यहाँ पे रदरफोर्ड ने दिया था, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसी की तरह आपके यहाँ पे जो रमन इफेक्ट है, जिनकी वजह से बेसिकली आप देखोगे यहाँ पे कि सीवी रमन को भी यहाँ पे नोबेल प्राइज मिला था। तो रमन इफेक्ट से यहाँ पे मिला था सीवी रमन को नोबेल प्राइज, ठीक है। तो यहाँ पे सीवी रमन को यहाँ पे मिला था, याद रखना। फिर आपके यहाँ पे आ जाएगा अगला यहाँ पे न्यूट्रॉन, ठीक है। तो न्यूट्रॉन मतलब जीरो चार्ज जिसके पास रहता है, इसको ढूंढा था यहाँ पे चैडविक ने, ठीक है, जेम्स चैडविक ने, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपके यहाँ पे जितने इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अब जैसे आइंस्टीन का यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है आपके यहाँ पे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मतलब आप इसको बोल सकते हो प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, या फिर कहीं कहीं आपको मिलेगा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है, रिलेटिविटी आपको ये पता होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से आपका है यहाँ पे क्वांटम थ्योरी जो है, ठीक है, क्वांटम थ्योरी जो है वो किसने दी थी ये पता होना चाहिए, तो वो थे आपके यहाँ पे मैक्स प्लैंक, ठीक है, मैक्स प्लैंक। तो ये आपका रहेगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट, जो आपको पता होना चाहिए, जिसके ऊपर क्वेश्चन भी यहाँ पे बनता है। इसी तरीके से लॉ ऑफ फ्लोटेशन यहाँ पे दिया था, लॉ ऑफ फ्लोटेशन यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे किसने, आर्कमिडीज ने, ठीक है, आर्कमिडीज ने। मतलब यहाँ पे कहने का कि यहाँ पे मान लो कुछ आप यहाँ पे पानी में डालते हो, तो वो उतना ही वेट उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का यहाँ पे कम होता है जितना वो अमाउंट ऑफ वाटर वो डिस्प्लेस करता है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ फ्लोटेशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये भी आपका इसी का ही पार्ट है, जो मैंने आपको स्टेटमेंट बताई वो भी आपका इसी का ही एक पार्ट है। तो ये सब आपके यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हैं जो हमने यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करी, कुछ हम ऑलरेडी यहाँ पे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे जरूर उन सबको भी यहाँ पे देखते हुए जरूर जाना। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पे कि एसआई यूनिट क्या होती है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की। तो देखो, कुछ तो हम यहाँ पे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे एसआई यूनिट्स, पर यहाँ पे क्योंकि आपको ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर पूछे भी जाते हैं, तो हम यहाँ पे वापस से हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। तो एसआई यूनिट जो आपकी फ्रीक्वेंसी की होती है, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे हर्ट्ज, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखिए कि हम एसआई यूनिट जो आपकी रहती है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे हर्ट्ज, जो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। और इसके अलावा आपको यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए।
तो देखो अगर आपको यहाँ पे पता होना चाहिए जो आपका हर्ट्ज है, ठीक है, तो हर्ट्ज को हम लोग एसआई यूनिट में, ठीक है, हम लोग कैसे लिख सकते हैं ये आपको यहाँ पे जरूर पता होना चाहिए। तो हर्ट्ज को हम लोग लिखते हैं सेकंड इनवर्स से, ठीक है, हर्ट्ज को हम लोग लिखते हैं यहाँ पे सेकंड इनवर्स से, क्योंकि आपको पता होगा यहाँ पे कि जो आपका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी को हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, और जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वो आपका रहता है 1/टाइम पीरियड, है ना, 1/टाइम पीरियड, और टाइम का यहाँ पे क्या होता है ऐसा यूनिट सेकंड होती है, तो इसका यहाँ पे इनवर्स मतलब क्या हो गया, जब आप टाइम को ऊपर लेके जाओगे तो आप कुछ इस तरीके से इसको लिखते हो, है ना, तो यही आपका होता है यहाँ पे हर्ट्ज, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे बेसिकली हर्ट्ज, ठीक है। इसी तरीके से आपकी ना कुछ एसआई यूनिट्स होती हैं जो आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, जिसके ऊपर क्वेश्चन भी आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है। जैसे आपकी एक है यहाँ पे लेंथ, ठीक है, लेंथ, फिर हो गई यहाँ पे मास, फिर है आपकी यहाँ पे टाइम, ठीक है। इसी तरीके से आपका होता है यहाँ पे टेम्परेचर, टेम्परेचर, फिर आपका होता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, फिर आपका यहाँ पे अगला होता है इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ फ्लेम आप इसको बोल सकते हो एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपकी कुछ रहती है यहाँ पे एसआई यूनिट्स जो जनरली आपसे यहाँ पे पूछी जाती है, जिनके बारे में आपको यहाँ पे चीजें भी पता होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे कहीं कहीं आपको इंटेंसिटी ऑफ फ्लेम की जगह आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है यहाँ पे ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, ल्यूमिनस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे कितने हो गए, 6 हो गई हैं, एक और आपकी यहाँ पे जो बची है उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब इनकी एसआई यूनिट क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो ये आपकी यहाँ पे ना, ये आपकी फंडामेंटल यूनिट्स है, आपकी फंडामेंटल यूनिट्स। अब फंडामेंटल यूनिट्स आपकी वो सब यूनिट्स होती हैं जिनको निकालने के लिए आपको किसी दूसरे यूनिट की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो कि लेंथ आपका रहता है यहाँ पे मीटर्स में, मास आपका जो है यहाँ पे ये आपका रहता है केजी किलोग्राम में, टाइम आपका रहता है सेकंड में, टेम्परेचर आपका रहता है यहाँ पे केल्विन में, ठीक है, जिसको हम के से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट जो है आपका यहाँ पे ये आपका रहता है एम्पियर में, ठीक है, तो जिसको हम लोग यहाँ पे ए से डिनोट करते हैं। फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी या फिर इंटेंसिटी ऑफ फ्लेम जिसको हम बोल रहे हैं, तो ये आपका रहता है यहाँ पे कैंडेला, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं सी डी से, ठीक है। फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है ये आपका रहता है यहाँ पे मोल, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं यहाँ पे इससे, ठीक है, एमओएल मोल से। तो ये आपकी है यहाँ पे एसआई यूनिट्स, या फिर आप इनको बोल सकते हो सिंबल वगैरह, ठीक है। तो एसआई यूनिट है आपकी यहाँ पे ये इन सब की, या फिर आप इसी को ही बोल सकते हो यहाँ पे ये सब सिंबल्स हैं यहाँ पे एसआई यूनिट्स के, ठीक। तो ये आपको यहाँ पे याद रखनी है, ये आपकी है एसआई यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जिसको हम बोलते हैं, तो वो है आपकी यहाँ पे ये, ठीक है, स्टैंडर्ड एसआई यूनिट्स वगैरह यहाँ पे आप बोल सकते हो इनको। फिर यहाँ पे अगर आपको और पूछा जाए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है उनको हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता होना चाहिए यहाँ पे फोर्स जो है, ठीक है। अब फोर्स आपका रहता है यहाँ पे न्यूटन में, ठीक है, फोर्स आपका रहता है न्यूटन में, जिसको हम एसआई यूनिट में लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये आपका रहता है यहाँ पे न्यूटन को हम इस तरीके से इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर आपका यहाँ पे जो एरिया है, एरिया आपका रहेगा यहाँ पे मीटर स्क्वायर। फिर जो आपका वॉल्यूम है, वॉल्यूम आपका रहेगा यहाँ पे मीटर क्यूब, ठीक है। स्पीड आपका यहाँ पे क्या रहेगा, मीटर पर सेकेंड रहेगा, ठीक है, स्पीड आपका जो है। फिर फ्रीक्वेंसी तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा था, तो यहाँ पे हम लोग लिख नहीं रहे हैं। फिर आपका यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख सकते हैं मोमेंटम, और आपका यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, या फिर आप बोलो इम्पल्स हो गया, ठीक है, इम्पल्स ले लेते हैं। तो मोमेंटम जो है आपका यहाँ पे, और फिर आपका यहाँ पे इम्पल्स, ठीक है। तो मोमेंटम और इम्पल्स का आपका यहाँ पे सेम ऐसा यूनिट है, वो है आपके यहाँ पे न्यूटन सेकेंड, ठीक है, न्यूटन सेकेंड। और इसको अगर आप कन्वर्ट करने जाओगे तो आपका बनेगा यहाँ पे केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, केजी मीटर पर सेकेंड बनेगा, क्योंकि न्यूटन को हम लोग यहाँ पे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में लिख सकते हैं, और सेकेंड आपका एक ऊपर है और एक नीचे है, ठीक है। इस तरीके से लिखो, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, न्यूटन को हम इस तरीके से लिखते हैं। और फिर आपका यहाँ पे इंटू सेकंड भी है, तो यहाँ पे आप सेकंड लिखोगे तो सेकंड से एक सेकंड कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे, न्यूटन केजी मीटर पर सेकंड आपका यहाँ पे ऐसा यूनिट बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। फिर अगला क्वेश्चन देखो आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे कि एसआई यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की, तो अभी मैंने आपको यहाँ पे थोड़ी देर पहले आपको यहाँ पे बताई थी, ठीक है। इलेक्ट्रिक, अच्छा यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज की मैंने नहीं बताई थी, इलेक्ट्रिक करंट की आपको बताई थी। तो इलेक्ट्रिक करंट की क्या होती है यहाँ पे, एम्पियर होती है। तो जो आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज है, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज की आपकी रहती है यहाँ पे कुलम। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे एकदम करेक्ट रह जाएगा। अब जो आपको यहाँ पे दे रखे हैं उनके बारे में अगर हम देखें, तो जैसे पोटेंशियल डिफरेंस का तो आपका होता है यहाँ पे वोल्ट, तो ये आपका किसका होता है, ये आपका होता है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस का, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का आपका होता है यहाँ पे वोल्ट। फिर ओम जो है यहाँ पे ये रहता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का, इलेक्ट्रिक
रेजिस्टेंस का आपका यहाँ पे ये रहता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से जो आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट और है, जैसे मान लो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, जैसे आपका प्रेशर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रेशर आपका रहता है यहाँ पे पास्कल, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे पास्कल, ठीक है। और प्रेशर को हम लोग यहाँ पे पास्कल से डिनोट करते हैं। फिर जैसे आपका यहाँ पे पावर है, ठीक है, पावर, पावर को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे, इसका ऐसा यूनिट होता है यहाँ पे वॉट, ठीक है, वॉट। इसी तरीके से अगर हम आगे बात करें, जैसे आपको यहाँ पे फराड दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे ये होता है इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का आपका यहाँ पे ये होता है एसआई यूनिट। फिर आपका यहाँ पे एक होता है यहाँ पे ल्यूमिनस फ्लक्स, ठीक है, ल्यूमिनस फ्लक्स, इसकी एसआई यूनिट होती है यहाँ पे ल्यूमेन। फिर आपका एक होता है यहाँ पे इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन, इसकी एसआई यूनिट होती है यहाँ पे लक्स, ठीक है, ये आपकी है ल्यूमेन, ये है आपकी लक्स। इसी तरीके से आपका यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स होता है ना, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की जो एसआई यूनिट होती है ये आपकी रहती है यहाँ पे वेबर। और हेनरी जो आपकी एसआई यूनिट है ये आपकी रहती है मैग्नेटिक इंडक्शन की, तो मैग्नेटिक इंडक्शन की जो आपकी एसआई यूनिट होती है ये आपकी रहती है यहाँ पे हेनरी, ठीक है। तो ये सब आपकी है यहाँ पे इंपॉर्टेंट एसआई यूनिट, तो इनको तो यहाँ पे बिल्कुल भी आपको यहाँ पे नहीं भूलना है, ठीक है। ये अगर आपसे पूछी जाए तो आप यहाँ पे इजीली इनको यहाँ पे आप सॉल्व कर पाओ, ऐसा हमें यहाँ पे इसको पढ़ के जाना है, ठीक है। क्योंकि आपके यहाँ पे होने मतलब ये ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं आपके सारे एग्जाम्स पे, क्योंकि ये आपके टेक्निकल एग्जाम में ज्यादा आते हैं। पर अगर आपके आए तो आप यहाँ पे इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप इनको नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप आपसे वो इजी ही पूछा जाएगा। फिर यहाँ पे जो दो चार और रह गए वो हम यहाँ पे आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे मान लो आपका यहाँ पे पूछा जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल वर्क का, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो एनर्जी, अब किसी भी तरीके की एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कोई भी एनर्जी, तो इन दोनों का रहता है आपका यहाँ पे जूल, ठीक है। और जूल को हम लोग बेसिकली लिख सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक। फिर अगर हम आगे बात करें यहाँ पे, जैसे आपकी वेलोसिटी तो आपकी स्पीड के इक्वल हो जाती है ना। आपको जैसे पता होगा यहाँ पे जो आपकी वेलोसिटी है इसकी एसआई यूनिट क्या होती है यहाँ पे, मीटर पर सेकंड होती है। पर जो आपका एक्सेलरेशन है इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये इतना तो आपको यहाँ पे ये चीज, ये तो आपकी छोटी छोटी चीजें हैं जो आप यहाँ पे मैथ्स वगैरह में भी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आप यहाँ पे ये पढ़ते हो। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे पिछले में पावर बताया, ठीक है। अब देखो ये जो आपको मैंने पावर का यहाँ पे बताया कि इसको हम लोग वॉट बोलते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे जूल अपॉन सेकंड भी इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। क्योंकि जो पावर होती है ना बेसिकली, तो पावर हम लोग निकालते हैं यहाँ पे वर्क अपॉन टाइम से, ठीक है, वर्क अपॉन टाइम से। और वर्क की ऐसा यूनिट होती है जूल और टाइम की होती है सेकंड, तो इसलिए हम लोग इसको जूल पर सेकंड भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे वॉट भी दिया जा सकता है, जूल पर सेकंड भी दिया जा सकता है, ठीक है। फिर अगर हम आगे बात करें यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट रहेगा, जो आपसे पूछा जा सकता है, तो आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पे कि एंगल जो आपके रहते हैं, ठीक है। तो एंगल की जो आपकी एसआई यूनिट होती है वो आपकी होती है यहाँ पे रेडियन, ठीक है। ये आपकी क्या होती है, यह होती है आपकी यहाँ पे रेडियन, जो आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। इसी के साथ जैसे मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पे मोमेंटम और इम्पल्स आपकी रहती है न्यूटन इंटू सेकेंड, जो हमने पहले डिस्कस किया था केजी मीटर पर सेकेंड वाली। तो ये सब आपकी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, जिसके ऊपर आपसे क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। और एक लास्ट बस आप और लिख लो, वो है आपके यहाँ पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की जो आपकी एसआई यूनिट बनेगी वो आपकी बनेगी केजी मीटर स्क्वायर, ठीक है, केजी मीटर स्क्वायर आपकी यहाँ पे ये बनने वाली है। और एक अगर हम और डिस्कस कर ले छोटा मोटा, तो जैसे आपके यहाँ पे सरफेस एनर्जी है, ठीक है। अब सरफेस एनर्जी मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि आप यहाँ पे जो सरफेस एनर्जी मतलब हो गया एक तरीके से कि आप एनर्जी निकाल रहे हो पर एरिया, है ना। तो आपका यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा यहाँ पे, एनर्जी अपॉन एरिया, इसका यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा। अब आपको पता है यहाँ पे कि एनर्जी क्या ऐसा यूनिट क्या होती है, यहाँ पे होती है जूल। एरिया की क्या होती है यहाँ पे एम स्क्वायर, जो आपको मैंने पहले ही बताया था। तो जूल पर मीटर स्क्वायर आपका यहाँ पे रहेगा इसका आपका फॉर्मूला सरफेस एनर्जी का, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब आपकी हो गई एसआई यूनिट जो हमें यहाँ पे डिस्कस करनी थी, जो हमने यहाँ पे कर ली है सब। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 3 फीट कितने होते हैं इंचेस में, ठीक है। तो यहाँ पे 3 फीट इज इक्वल टू हाउ मेनी इंचेस बेसिकली आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि 1 इंच आपका रहता है यहाँ पे 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे जितने इंपॉर्टेंट आपके टर्म्स है वो सब हम यहाँ पे कवर करेंगे। और देखो 1 इंच को ना हम लोग इस तरीके से भी लिखते हैं, ठीक है, डबल डैश लगा के भी हम लोग यहाँ पे इसको मानेंगे 1 इंच लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना, अगर आपको कहीं पे भी क्वेश्चन में इस तरीके से भी लिखा जाए तो वो आपका इंच ही लिखा जा रहा है। अब जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे 1 इंच आपका इतना होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि 1 फीट जो है
ये आपका रहता है यहाँ पे 12 इंच। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे 3 फीट दे रखा है, मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे 36 इंच, तो 36 आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन जो है वो अपना हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपको यहाँ पे ये हो जाएगा। ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन था, तो यहाँ पे 1 फुट दे सकता है, 1 फीट दे सकता है, इस तरीके से याद रख लेना। फिर बाकी आपका यहाँ पे इसको भी आप देखने जाओगे तो यहाँ पे जैसे आपका अगला आता है यहाँ पे 1 यार्ड। अब 1 यार्ड में आपको देखने को मिलते हैं 3 फीट। ठीक है, अब 1 यार्ड में 3 फीट है, तो 1 फीट में कितने, मतलब एक तरीके से आप ऐसे मान लो, अगर आपसे पूछा जाए कि 1 यार्ड में कितने इंचेस होते हैं। ठीक है, अगर मान लो इस तरीके से पूछा जाए तो 1 यार्ड में कितने फीट होते हैं, 3 फीट होते हैं। तो आप कितना यहाँ पे करोगे, 3 × 12 कर दोगे, क्योंकि 1 फीट में आपके 12 इंचेस होते हैं, तो आपका कितना आ जाएगा, वापस से 36 आ जाएगा। वहीं पे मान लो ये पूछ लिया जाए कि यहाँ पे कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आप क्या करोगे यहाँ पे कि 36 इंचेस आ गया, आप 36 को आप 2.54 से 54 से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास उतने यहाँ पे सेंटीमीटर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस तरीके से ऊपर की तरफ इस तरीके से आप चलोगे, अगर आपको छोटी छोटी वैल्यूज अगर आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। इसके अलावा देखोगे अगर आप, तो आगे आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो आपका 1 किलोमीटर होता है, ये आपका होता है 0.621 माइल। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको मैं लिखवा रहा हूँ, तो इसको जरूर लिख लेना। फिर 1 kg आपका रहता है यहाँ पे इक्वल्स टू 2.205 पाउंड। ठीक है, ये आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। फिर आपका यहाँ पे जो 1 पाउंड है, ये आपका इक्वल रहता है 0.4536 kg के। ठीक है, इसी तरीके से आप देखोगे यहाँ पे कि जो आपका 1 टन होता है ना, तो 1 टन आपका इक्वल होता है 10 कुंटल के। जो आप यहाँ पे गांव वगैरह में जाओगे तो आप यहाँ पे देखते होगे कि वो कुंटल या फिर बात कर रहे होते हैं कुंटल वगैरह में, तो वो आपका रहता है यहाँ पे 10 कुंटल। ठीक है, और एक जो कुंटल होता है, ये आपका होता है यहाँ पे 100 kg के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको 1 टन 10 कुंटल दे रखा है और आपसे पूछे कि 1 टन कितना केजी हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है, जब 10 कुंटल बन रहा है और 1 कुंटल का 100 kg आपका यहाँ पे यूनिट है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका बन जाएगा यहाँ पे ये 1000 kg। ठीक है, अब 1000 कैसे बना, क्योंकि 1 टन आपका 10 कुंटल है। ठीक है, 1 टन आपका 10 कुंटल है और 1 कुंटल आपका 100 kg है, तो 10 कुंटल कितना हो जाएगा, 1000 kg हो जाएगा। ये तो आपकी सीधी सीधी सिंपल सिंपल मैथ है। ठीक है, फिर इसके अलावा आपसे यहाँ पे एक बार ये भी क्वेश्चन बन चुका है यहाँ पे कि 1 पाउंड इक्वल टू कितने आउंस होते हैं, तो याद रखना 16 आउंस आपके होते हैं 1 पाउंड। ठीक है, 1 पाउंड इज इक्वल्स टू, फिर वहीं पे आपका 1 आउंस कितने इक्वल्स टू ड्रम होता है, तो वो भी आपका रहता है 16 ड्रम। ठीक है, तो ये आपकी छोटे छोटे इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको याद रखनी है। इसके अलावा फिर आप देखोगे यहाँ पे जो आपका 1 माइल होता है, ये आपका 1760 यार्ड रहता है, या फिर आप इसी को ही लिख सकते हो 1609 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे 1 माइल को मीटर में इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर यार्ड में कन्वर्ट करके आप वो लिख सकते हो। ठीक है, तो ये याद रखना। इसके अलावा आपको एक चीज और याद रखनी है कि आपका जो नॉटिकल माइल रहता है, ठीक है, नॉटिकल जो आपका माइल रहता है वो आपका बेसिकली यहाँ पे बड़ा रहेगा। नॉटिकल माइल आपका यहाँ पे बड़ा रहता है, जो हम माइल जमीन पे नापते हैं उससे आपका माइल ये वाला बड़ा रहता है। ठीक है, और ये आपका रहता है 6080 फीट के बराबर, या फिर अगर आप इसको लिखने जाओगे यहाँ पे मीटर में, तो 1852 मीटर। ठीक है, और ये कितना बड़ा रहता है, तो याद रखना 1 नॉटिकल माइल जो है, जो आप यहाँ पे समुद्र में बेसिकली आप जो डिस्टेंस कवर करते हो उसमें हम लोग माइल को नॉटिकल माइल बोलते हैं, तो ये आपका रहता है यहाँ पे 1.51 माइल के बराबर। तो इसलिए यहाँ पे आपका जो आपका नॉटिकल माइल है, ये आपका यहाँ पे बड़ा रहता है यहाँ पे आपके माइल से, जो आप यहाँ पे जमीन पे देखते हो। ठीक है, जमीन पे आप यहाँ पे करते हो। फिर इसके अलावा आपको यहाँ पे देखो सिंपल सिंपल तो टर्म्स आपको पता होंगी, जैसे आपके यहाँ पे एक साल में 365 दिन होते हैं, लीप ईयर में 366 हो जाते हैं, वो सब हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो बस इतना याद रख लेना यहाँ पे टाइम के अकॉर्डिंग कि एक दिन में आपके कितने सेकंड होते हैं, तो वो आपके होते हैं 86,400 सेकेंड्स। ठीक है, और ये कैसे आया, क्योंकि आपको पता है 24 आवर्स रहते हैं, 24 आवर को आप मिनट में करोगे, फिर मिनट को आप 60 में करोगे, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट और एक आपके मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे ये फॉर्मूला बनेगा, इसको आप मल्टीप्लाई करो तो आपका यहाँ पे यही आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पता हो गया। फिर इसके अलावा आपका यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट रहेगा, आपका रहेगा यहाँ पे कि फॉर एग्जाम्पल आपका यहाँ पे 1 एकड़ कितना होता है स्क्वायर मीटर में, तो ये आपका रहता है यहाँ पे 1046 स्क्वायर मीटर। ठीक है, 1 एकड़ जो होता है। इसी तरीके से जो आपका 1 हेक्टर होता है, अगर आपसे पूछा जाए कितना एकड़ के इक्वल होता है, तो ये आपका होता है यहाँ पे 2.5 एकड़ के इक्वल। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ये भी आपका यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपसे हो सकता है यहाँ पे पूछ लिया जाए। तो ये सब आपके थे यहाँ पे छोटे छोटे इंपॉर्टेंट आपके कन्वर्जन्स वगैरह, जो आपसे हो सकता है यहाँ पे आगे जाके पूछ लिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब आपको यहाँ पे याद रख लेना है। और जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, जैसे आपका यहाँ पे जो न्यूटन था, ठीक है, 1 न्यूटन आपका क्या होता है यहाँ पे केजी मीटर।
पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसी तरीके से इसकी एक और यूनिट होती है यहाँ पे, वो होती है यहाँ पे डाइन, और ये आपकी होती है सीजीएस की यूनिट। ठीक है, ये तो आपकी एसआई यूनिट होगी, या ये हो गई आपकी सीजीएस की यूनिट, जहाँ पे ग्राम इंटू सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर आपका यहाँ पे यूनिट बन जाता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे ये बस यहाँ पे छोटा सा पॉइंट आप यहाँ पे याद रख लेना, ये भी रहेगा आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये सब हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, इंपॉर्टेंट कन्वर्जन वगैरह, तो वो सब आपको यहाँ पे पता चल गया। अब हम चलते हैं अपने यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे जो पूछा जा रहा है, तो अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि व्हाट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट की आपकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, ये आपसे जनरली यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे बस पूछा जा रहा है, तो ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है। तो आपकी हाईएस्ट पीक जो आपकी वेस्टर्न घाट की है, इसको हम लोग बोलते हैं अन्नामुडी। तो आपका पहला ऑप्शन जो आपको दे रखा है, यही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब ये जो आपको दे रखा है ना डोडा बेटा, तो डोडा बेटा आपकी हाईएस्ट पीक है नीलगिरी माउंटेन की। ठीक है, नीलगिरी माउंटेन की आपकी हाईएस्ट पीक है यहाँ पे डोडा बेटा। इसी तरीके से जो आपको महेंद्रगिरी दे रखा है, ये आपकी ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है, ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है। पर आपको यहाँ पे वेस्टर्न घाट का पूछा था। और ये जो मजोली आपको पता होगा यहाँ पे, ये तो आपका एक आइलैंड है, जो सबसे बड़ा एक रिवराइन आइलैंड है ना। ये तो आपको पता होगा। अब ये नहीं पता है तो वो अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस भी कर लेंगे, तो आपको यहाँ पे पता भी चल जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके अलावा यहाँ पे ना थोड़े हाईएस्ट लार्जेस्ट वगैरह इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्रिकेट के स्टेडियम के ऊपर अगर आपसे क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि हाईएस्ट हाईएस्ट नहीं मतलब लार्जेस्ट स्टेडियम कौन सा है, तो वो आपका रहेगा यहाँ पे जो आपका अहमदाबाद में स्टेडियम है। ठीक है, अहमदाबाद में जो स्टेडियम है आपका, जिसका नाम है यहाँ पे मोटेरा स्टेडियम। ठीक है, मोटेरा स्टेडियम, ये आपका यहाँ पे आंसर रहेगा। या फिर कहीं कहीं आपको नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से भी फेमस है यहाँ पे ये स्टेडियम, तो ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, मोटेरा बोलो या फिर नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से भी यहाँ पे ये फेमस है, तो यहाँ पे ये भी चीज बस यहाँ पे याद रख लेना। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा देखो आपको यहाँ पे और क्या पता होना चाहिए, तो यहाँ पे एक माउंटेन है जिसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है, तो यहाँ पे बहुत से पेपर्स में, तो याद रखना जो आपका किलिमंजारो माउंटेन है, ये आपको देखने को मिलता है तंजानिया में। ठीक है, तंजानिया में आपको देखने को मिलता है। और ये क्यों आता है, क्योंकि ये हाईएस्ट पीक है आपके पूरे अफ्रीका की, हाईएस्ट पीक है आपके यहाँ पे ये ऑफ अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका की सबसे हाईएस्ट पीक है, या फिर आप बोलो सबसे हाईएस्ट माउंटेन है यहाँ पे ये किलिमंजारो, जो जो आपको तंजानिया में देखने को मिलता है। इसी तरीके से जो आपका नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका का भी यहाँ पे एक हाईएस्ट पीक है या फिर हाईएस्ट माउंटेन है, जिसका नाम है यहाँ पे माउंट मैकेनले। ठीक है, मैकेनले, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये आपको देखने को मिलता है अलास्का में, जो कि पहले रशिया का पार्ट था, रशिया ने यूएसए को यहाँ पे भेज दिया था, हमने पहले भी यहाँ पे वीडियोस में डिस्कस किया है। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे अभी के लिए यूएसए का पार्ट है, तो इसको कंफ्यूज मत करना। ठीक है, फिर आपका आता है यहाँ पे माउंट अकॉन का गुआ। ठीक है, अब ये जो है ये आपकी हाईएस्ट पीक है साउथ आपके अमेरिका की, साउथ अमेरिका की यहाँ पे ये हाईएस्ट पीक है ये। ठीक है, हाईएस्ट पीक है यहाँ पे ये भी आपको बस यहाँ पे याद रखना है। और ये आपको देखने को मिलता है अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना में आपको यहाँ पे ये देखने को मिलता है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया था मजोली आपकी एक आइलैंड है, ये आपको देखने को मिलता है असम इंडिया के अंदर ही। ठीक है, असम इंडिया के अंदर ही आपको देखने को मिलता है, और ये आपका पूरी दुनिया का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है ये। ठीक है, रिवराइन आइलैंड है यहाँ पे ये आपको बस पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया यहाँ पे, ये सब हमने यहाँ पे डिस्कस करा है। तो ये देखो यहाँ पे जितनी भी चीज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ना, वापस से मैं बोल रहा हूँ, सब की सब यहाँ पे आपकी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। अब रिवराइन आइलैंड मतलब यहाँ पे मैं एक और बस बता दे रहा हूँ, तो यहाँ पे रिवराइन आइलैंड मतलब आपका एक ऐसा आइलैंड जो चारों तरफ से ना रिवर के वाटर से सराउंड हो। ठीक है, ओशन वाटर से सराउंड तो आपका आइलैंड बन जाता है, पर रिवराइन आइलैंड आपका ऐसा आइलैंड होगा जो आपका सराउंड रहता है यहाँ पे, सराउंडेड बाय, ठीक है, सराउंडेड बाय रिवर वाटर। ठीक है, कोई भी आपके जैसे ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ पे बहती है, आपको पता होगा समझे, तो उसके वाटर से चारों तरफ से आपका ये सराउंड है यहाँ पे ये। ठीक है, तो यहाँ पे रिवर भी याद रख लेना, तो वो रिवर का नाम है यहाँ पे ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये हम यहाँ पे बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जो है कि लार्जेस्ट एरिया ऑफ मैनग्रोव फॉरेस्ट अगर आपसे पूछता है तो सुंदरबन रहेगा। ठीक है, वर्ल्ड्स, यहाँ पे लिख ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे बता दे रहा हूँ, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आपका यहाँ पे एरिया ऑफ मैनग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, मैनग्रोव फॉरेस्ट जो है, तो यहाँ पे आपको देखने को लेगा ये आपका है यहाँ पे सुंदरबन। ठीक है, सुंदरबन,
ये आपको पता चलना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा देखोगे आप यहाँ पे तो लार्जेस्ट एनिमल फेयर आपसे पूछा जाता है, तो यहाँ पे याद रखना लार्जेस्ट आपका जो एनिमल फेयर है, एनिमल फेयर, और वो भी हम लोग यहाँ पे सिर्फ इंडिया में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लार्जेस्ट एनिमल फेयर इन इंडिया जो है आपका, ये आपका है सोनपुर में, और ये आपको देखने को मिलता है बिहार के अंदर, ठीक है। सोनपुर बिहार के अंदर आपको ये देखने को मिलता है, और ये बिगेस्ट है आपका यहाँ पे एशिया में भी, ठीक है, बिगेस्ट इन एशिया है यहाँ पे ये। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा देखोगे अगर आप, तो यहाँ पे इसको शिफ्ट बेसिकली क्या था यहाँ पे, औरंगजेब ने हाजीपुर से सोनपुर, ठीक है। अगर आपसे ये पूछता है कि यहाँ पे ये जो फेस्टिवल है यहाँ पे किसने शिफ्ट किया था, तो ये शिफ्ट किया था यहाँ पे औरंगजेब ने, फ्रॉम हाजीपुर टू सोनपुर, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे याद रख लेना है, यहाँ पे जो पूछा जा सकता है, ठीक। अब देखो इसके अलावा यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ और है हम वो थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं। तो क्योंकि हमने यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमने यहाँ पे पहले भी डिस्कस कर रखी हैं, तो हर एक चीज़ हम लोग नहीं करेंगे, पर आपको यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, जैसे आपको पता होना चाहिए, जो आपका यहाँ पे लॉन्गेस्ट डैम है, ठीक है, वो है आपका यहाँ पे महानदी रिवर के ऊपर, महानदी रिवर के ऊपर आपका यहाँ पे लॉन्गेस्ट डैम है, ये आपको पता होना चाहिए, जिसका नाम है यहाँ पे हीराकुंड डैम, हीराकुंड डैम। और हम यहाँ पे इंडिया की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, ठीक है। लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया आपका है हीराकुंड डैम। और अगर आपसे पूछते हैं यहाँ पे हाईएस्ट डैम, ठीक है, ये हमने यहाँ पे पहले भी डिस्कस किया, हाईएस्ट डैम है आपका यहाँ पे तहरी डैम, तहरी डैम आपका यहाँ पे हाईएस्ट डैम है, और ये आपका भागीरथी रिवर के ऊपर बना है, ठीक है, भागीरथी रिवर के ऊपर आपका यहाँ पे ये डैम बन रखा है, तो ये पता होना चाहिए। और ये आपको देखने को मिलता है उत्तराखंड के अंदर, और हीराकुंड डैम आपको यहाँ पे देखने को मिलता है उड़ीसा के अंदर, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। इसके अलावा हमने यहाँ पे पहले भी डिस्कस किया कि यहाँ पे जो इंडिया सबसे बड़ी इंटरनेशनल बाउंड्री जो है, ठीक है, इंटरनेशनल बाउंड्री की अगर हम बात करें इंडिया की, जो इंडिया सबसे ज़्यादा यहाँ पे शेयर करता है, वो आपकी शेयर करता है बांग्लादेश के साथ, ठीक है। तो इंडिया की सबसे बड़ी जो आपकी इंटरनेशनल बाउंड्री है यहाँ पे, तो वो आपकी यहाँ पे इंडिया शेयर करता है बांग्लादेश के साथ, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ये आपसे पूछा जा सकता है। फिर अगर मान लो आपसे पूछता है यहाँ पे कि लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन आपके कौन से स्टेट का है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे गुजरात, ठीक है, गुजरात का यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, गुजरात। फिर अगर आप आगे देखोगे यहाँ पे हाईएस्ट बैटल फील्ड अगर आपसे पूछता है यहाँ पे, हाईएस्ट बैटल फील्ड अगर आपसे यहाँ पे पूछी जाए, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर रहेगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका बन जाएगा सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है, ये आपका रहेगा यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट और एक, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पे हाईएस्ट गेटवे अगर आपसे पूछ ले कि हाईएस्ट गेटवे ऑफ वर्ल्ड, अगर आपसे इस तरीके से कुछ पूछ लिया जाए, तो इसका यहाँ पे नाम है यहाँ पे बुलंद दरवाजा, ठीक है, बुलंद दरवाजा, ठीक है। यहाँ पे सही कर लेते हैं इसकी स्पेलिंग को, तो बुलंद, एक सेकेंड दो, ठीक है, हाईएस्ट गेट अगर आपसे पूछा जाए हाईएस्ट गेटवे वगैरह, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बुलंद दरवाजा, ठीक है। और इस किसने बनवाया था अगर ये पूछा जाए, तो ये बनवाया था यहाँ पे अकबर ने। और ये क्यों बनवाया था, क्योंकि इसने ना गुजरात को जीत लिया था, ठीक है, तो गुजरात की विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए इसने बेसिकली यहाँ पे बुलंद दरवाजा यहाँ पे बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा था बुलंद दरवाजे से, विक्ट्री ओवर गुजरात, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, और ये वर्ल्ड में हाईएस्ट आपका गेटवे है, ठीक। तो ये आपको पता चल गया, हाईएस्ट हमने यहाँ पे बैटल ग्राउंड पे हमने देख लिया। फिर अगर आपसे बोलते हैं यहाँ पे कि हाईएस्ट रेलवे स्टेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, हाईएस्ट रेलवे स्टेशन, तो हाईएस्ट रेलवे स्टेशन जो है आपका ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे दार्जिलिंग में, ठीक है। हाईएस्ट रेलवे स्टेशन जो है आपका यहाँ पे, ये आपको देखने को मिलता है यहाँ पे दार्जिलिंग में, और इसका नाम है यहाँ पे घुम रेलवे स्टेशन, घुम रेलवे स्टेशन, ठीक है। तो ये भी आपका यहाँ पे वन ऑफ द इम्पोर्टेंट आपका स्टैटिक जीके का पार्ट। फिर बाकी तो देखो आपको यहाँ पे पता है कि लार्जेस्ट स्टेट अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो वो आपका बन जाता है यहाँ पे राजस्थान, है ना, ये आपको पता होगा। वहीं पे स्मॉलेस्ट अगर स्टेट पूछ लिया जाए, तो वो आपका बन जाता है यहाँ पे गोवा, ये आपका है यहाँ पे स्टेट वाइज। फिर यूटी के हिसाब से देखोगे, स्मॉलेस्ट जो आपका एरिया में है वो आपका बन जाएगा यहाँ पे लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप स्मॉलेस्ट अगर हम यहाँ पे देखते हैं यूटी के केस में। फिर वहीं पे लार्जेस्ट अगर हम पूछा पूछा जाता है आपसे यहाँ पे, तो वो बन जाएगा आपका यहाँ पे लद्दाख, ठीक है। तो ये सब आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर अगर आपसे ऐसा पूछा जाता है यहाँ पे कि हाईएस्ट बिल्डिंग कौन सी है यहाँ पे ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो हाईएस्ट जो आपकी बिल्डिंग है अभी प्रेजेंट टाइम में, तो वो तो आपकी है यहाँ पे बुर्ज खलीफा, ठीक है, बुर्ज खलीफा
जो कि आपकी है दुबई में। पर अभी यहाँ पे एक रियाद में आपकी एक बन रही है। रियाद आपकी कहाँ पे, सऊदी अरेबिया में है। तो वहाँ पे एक आपका 1 किलोमीटर लंबा एक टावर बन रहा है, ठीक है, जिसको हम जेदा टावर के नाम से जाना जाएगा आगे जाके। तो वो आपकी जब बनेगी तब हाईएस्ट बन जाएगी, पर अभी के लिए आपकी बुर्ज खलीफा ही आपकी हाईएस्ट है। ठीक है, तो इतना आप यहाँ पे याद रख लेना। फिर अगर आपसे मान लो पूछा जाता है यहाँ पे कि लॉन्गेस्ट रिवर आपकी कौन सी है, तो याद रखना ये है आपके यहाँ पे नाइल रिवर। ठीक है, नाइल रिवर आपकी यहाँ पे है। और ये दो तरीके की आपके यहाँ पे इसमें रिवर देखने को मिलती है, एक होती है आपकी व्हाइट नाइल और एक आपकी है यहाँ पे ब्लू नाइल। ठीक है, अब जो ये व्हाइट नाइल है ये आपकी जाती है युगांडा से, फिर आपकी सूडान से और आपकी साउथ सूडान से। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, सूडान आपकी अलग कंट्री है, साउथ सूडान अलग है। इसी तरीके से जो ब्लू है ये आपकी जाती है यहाँ पे इथियोपिया से और आपकी यहाँ पे सूडान से। मतलब सूडान जो है आपका इंपॉर्टेंट रीजन पड़ता है यहाँ पे दोनों ही रिवर के लिए, जहाँ पे ये मिलती हैं। तो आपको इसलिए दोनों यहाँ पे सूडान बेसिकली इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे आके ये जो दोनों रिवर हैं यहाँ पे मिलती हैं, तब जाके आपकी नाइल रिवर बनती है। ठीक है, वरना पहले व्हाइट और ब्लू नाइल अलग अलग यहाँ पे रिवर रहती है। ये आपकी है यहाँ पे ब्लू नाइल। ठीक है, ब्लू नाइल। और ये आपकी है यहाँ पे व्हाइट नाइल। ठीक है, तो यहाँ पे ये मिलती हैं आपके यहाँ पे सूडान में। और सूडान की कैपिटल जो है वहाँ पे जाके मिलती है, जिसका नाम है यहाँ पे खरतौम। ठीक है, तो ये आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा, सूडान की कैपिटल भी आप यहाँ पे इसको ज़रूर नोट डाउन कर लेना अलग से। ठीक है, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। तो ये सब आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी इजिप्ट इथोपिया में यहाँ पे डिस्प्यूट वगैरह रहते हैं यहाँ पे नाइल से रिलेटेड, वो हम यहाँ पे ऐसा देखने वाले नहीं क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा नहीं। तो यहाँ पे जितने इंपॉर्टेंट हाईएस्ट लार्जेस्ट वगैरह था, यहाँ पे स्मॉलेस्ट जो चीज़ थी यहाँ पे जो पूछी जाई गई थी या फिर पूछी जाती है, वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अगर आपको किसी में कोई भी डाउट होता है, कुछ सजेशन होता है, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना यहाँ पे। आपको अगर कंप्लीटली फ्री पीडीएफ वगैरह चाहिए जो भी हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे उसकी, तो आपको लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर पहली बार आए थे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। तो चलो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। जय हिंद।